आज का जो विषय है ये बहुचर्चित विषय है, जहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कोरोना वैश्विक महामारी और उसी के चलते हम स्त्रियों, नारियों, बहनों, सखियों, महिलाओं की सेहत के बारे में। कोरोना वैश्विक महामारी तब से चल रही है और इस कोरोना पैंडेमिक यानी कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों की सोच में, हमारी प्रवृत्ति में, हमारे विचारधारा में कुछ तो बदलाव आया ही है। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले हम अत्यंत ही भयभीत थे, फिर हम आकस्मिक थे और हम अचंभे में थे कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने सावधानी, सचेत होने की बातचीत करी और चलते चलते हमें कहीं ना कहीं इतना डर था कि हमको लगता था कि किसी आरोग्य कर्मी से, किसी चिकित्सक से तो मुलाकात करनी ही नहीं चाहिए, उनसे तो खासा दूर रहना चाहिए। जो हम स्त्रियां हैं, हम सभी लोगों के जो हिस्से की कार्यशैली रही वो ये रही कि हम औरतों के साथ क्या हुआ और हम लोगों की सेहत पे क्या इसका प्रभाव पड़ा। कुछ प्रभाव तो सभी लोगों को मानसिक रूप से हुआ ही है, पर जो सर्वप्रथम प्रभाव है वो औरतों पे या किसी भी पुरुष पे, सारी जनता पे, सारे समाज पे ये था कि क्या हम इस बीमारी से शारीरिक रूप से प्रभावित तो नहीं हो जाएंगे, और अगर हम होते हैं तो ये बीमारी हमको कितना अपने ग्रस्त में लेगी और कितनी गिरह में लेगी। और ऐसा तो नहीं कि हमें ये बीमारी बहुत ही कठोरता के साथ पेश आए और हमें सिवियर उसके लक्षण हो, सिम्टम्स हो, साइंस हो, और ऐसा तो नहीं कि हमें सांस की तकलीफ होने लगे और हमको निमोनिया हो जाए और छाती में तकलीफ हो जाए और कहीं हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़े और कहीं हमको सांस के लिए ऑक्सीजन तो नहीं लगाया जाए, कहीं हमारे मुंह के अंदर नली डाल के हमें वेंटिलेटर पर तो नहीं डाला जाएगा। क्या हम इससे बाहर भी निकल पाएंगे और क्या हम तंदुरुस्त वापस लौटेंगे कि नहीं। तो ये बात तो शारीरिक बीमारी की हुई, चाहे वो पुरुष है या महिला। ये बीमारी अपने जो जेंडर होते हैं यानी मेल और फीमेल, इसमें अलग अलग विभाजन नहीं करती और कोई बायस नहीं दिखाती। तो जितने भी प्रभाव से किसी पुरुष को ये बीमारी होगी, उतने ही प्रभाव से हम औरतों को भी ये बीमारी होगी। अगर उनको माइल्ड ही हैं, आमतौर पे पुरुष को लक्षण, और 85 से 95% तक ये खड़े हैं कि उनको हल्के फुल्के लक्षण और बीमारी ही होंगे और वो ठीक हो जाएंगे और वो बीमारी की बुरी ग्रस्त में नहीं आएंगे, तो वही आंकड़े हम औरतों के लिए हैं। और जहां ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि जिन लोगों को भी दूसरी बड़ी बीमारियां साथ में हुई हैं पहले से, जैसे कि लंबी बीमारी जिन्हें क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं, चाहे वो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की हो, और खासकर अगर वो नियमित ना हो यानी अनकंट्रोल्ड हो, या फिर मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी हो जो कि अनकंट्रोल्ड, अनियमित हो, या फिर किसी को गुर्दे की बीमारी हो यानी कि किडनी की बीमारी हो, खासकर अगर वो डायलिसिस पर है, या किसी को शरीर में विभिन्न प्रकार की इन्फेक्शंस हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा है तो 65 साल से ऊपर है, या आप उम्र में छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, या आपकी जो प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ जो बॉडी की है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, जितनी हम लोगों की कम होती हैं इम्यूनिटी, उतनी ही हमको बीमारी प्रभाव करती है। आप लोगों को क्या मानसिक रूप से पीड़ा हुई? क्या आप तनावग्रस्त हुए? क्या आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई जिसमें आपको लगा कि नहीं, मैं तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ, मैं एंग्शियस हो रही हूँ, मुझ पे बहुत लोड, प्रेशर, स्ट्रेस पड़ रहा है, उदास हो रही हूँ और मैं उस जाल में फंसती जा रही हूँ जहाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या मुझे लग रहा है मुझे जीना ही नहीं है, या मुझे लग रहा है चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ मुझे याद नहीं रहता, मैं जो कहना चाह रही हूँ मैं ठीक से कह नहीं पा रही, जिस बात पर मैं फोकस करना चाह रही हूँ,
कंसंट्रेट करना चाह रही हूँ वो मुझसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा, मैं जो याद रख रही थी वो मुझे भूल रहा है, करने वो गई थी कर वो बैठी, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं अपनी देख रेख खुद नहीं कर रही हूँ। लोग कह रहे हैं क्यों तुम अपना ध्यान नहीं रख रही हो, क्यों अपनी देख रेख नहीं कर रही हो, क्यों निगलेक्ट कर रही हो, या जितना मैं खाती थी उससे बहुत ही ज़्यादा खा रही हूँ, या अचानक से मैं जितनी भूख लगती थी अब ऐसा ही हो गया जैसे कि दूसरा आके कह रहा है उपवास रखा है क्या, तुम्हारी एपेटाइट को क्या हुआ। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये स्ट्रेस लक्षण है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, जिसको वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस होता है। हमारे शरीर में कुछ साइंस ऐसे आते हैं जैसे कि बस थकान रहना, लिस्टलेस सा फील करना, जान ही नहीं रहना, ऐसे लगना कि पता नहीं बस मैं लेट जाऊं, कितना भार मेरे शरीर पर है, मुझे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, पता नहीं सब जगह दर्द है, कैसे समझाऊं कहाँ दर्द है, जिसे नॉन स्पेसिफिक पेन्स एंड एक्स बोलते हैं। या फिर ऐसे लगना कि पता नहीं दिल में अचानक से जैसे कि एक हलचल सी आई हो और धड़कन बहुत तेज सुनाई दे रही हो, या ऐसे लग रहा हो कि मेरा छाती बहुत भारी हो रही है, या पेट में जैसे बोलते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, जैसे पेट में बोलते हैं कि अचानक से घबराहट हो रही है, जैसे स्टेज फ्राइट हो रही हो। एक और मनोस्थिति आई, बहुत सी जो स्त्रियां थीं वो जो बाहर काम पर जाती थी, कामकाजी स्त्रियां थीं, वो घर पर थीं क्योंकि अब उनको वर्क फ्रॉम होम करना था, और जो महिलाएं घरेलू थीं और जो घर से काम करा करती थीं, घर पर रहती थीं, घर की देखभाल करती थीं, उन लोगों को भी घर पे रहना पड़ा। तो जब सभी लोग घर पर रह रहे हैं, चाहे आपके पति चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अंत में ये हो रहा है कि घर में ही सारे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो जब हम घर में होते हैं और जब लॉकडाउन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे को सारे घर के काम करने पड़े, जो लोग हमारे हाथ बटाते थे वो भी नहीं आए और सारे काम हम पर लद गया, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई थी, चाहे बुजुर्गों की देखरेख थी, चाहे घर की साफ सफाई थी, चाहे बच्चों का पालन पोषण था, चाहे अपने पति माँ बाप सास ससुर की देखरेख थी, सभी की जो भी जिम्मेवारी थी वो हमारे कोमल कंधों पर ही आ गई। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि हमारा काम जो पहले ही दुगुना था, मैं तो समझती हूँ औरतों का, वो तिगुना हो गया। जो हमारी जिम्मेवारियाँ थीं वो बढ़ गईं। कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन हुआ तो आर्थिक व्यवस्था जब देश की ही पूरे संसार की खराब हो रही है तो हमारी भी तो ढलेगी। चाहे हम लोगों को पूरी वेतन मिल रहे हों, तनख्वाह मिल रहे हों, पर अनेक घरों में कई लोगों की नौकरियां चली गईं, कई लोगों के वेतन घट गए, कई लोगों को घर से काम करना पड़ा और कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए, कई लोगों को कुछ समय तक उसको रोकना पड़ा। उसकी वजह से भी बहुत तनाव घर में आया। तो जिसको तनाव आप ही का नहीं, आपके आसपास के लोगों का, और आपके बच्चे भी तो परेशान कि ये कैसे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, टीचर्स क्यों इतनी परीक्षा ले रही हैं, हम कैसे पढ़ें। और फिर अब टेक्नोलॉजी, अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी अचानक से आ गई कि अब कंप्यूटर भी पूरी तरह से सीखो तो सारे ऐप्स भी सीखो। 20-50 ऐप्स तो नए नए नाम सुनने को मिल गए। बातचीत करनी है तो पहले तो फेसबुक होता था और इंस्टाग्राम होता था, अब तो व्हाट्सएप भी रहता था। अब क्या हुआ, अब जूम के ऐप से करो, चाहे जियो मीट से करो, चाहे गूगल मीट से करो, चाहे वेबएक्स से, चाहे सिस्को से, चाहे वायर टू गो से, इतने सारे हैं, चाहे हैंगआउट से करिए, कितने सारे ऐप्स हैं। तो इन सब के बारे में सीखना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सीखना पड़ा और ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ी, ई कॉमर्स सीखना पड़ा, सारे ई वॉलेट्स सीखने पड़े, ई भुगतान, सब कुछ सीखना पड़ा। अचानक से सीखना पड़ा, जो सीखे हुए थे ठीक था, पर क्या होता ना, बदलाव तो हमेशा ही होएगा और हमेशा बदलाव को हम चाहते भी हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, पर जब बदलाव बहुत ही तेज हो जाता है तो जिसको कहते हैं ना, उसके साथ गति रखना। प्रगतिशील हम हैं, हम महिलाएं प्रगतिशील हैं, हम आशावादी भी हैं, हम निडर भी हैं, पर इतनी तेज गति, इतना सारा काम और इतने सारे प्रभाव और वहीं पे कहीं ना कहीं भय, ये सारी चीज़ों ने हमें अत्यंत तनावग्रस्त कर दिया। जब हम तनावग्रस्त होंगे तो हमारे परिवार वाले भी होंगे। और दुर्भाग्यवश ये भी देखा गया कि हम लोगों के घरों में, जहाँ पर घरेलू हिंसा भारत में पहले से ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी हुई। और
यही नहीं बल्कि शोषण भी औरतों का जो था वो ज़्यादा हुआ। अब ये जो दुखदाई बातें हैं, इन सब का प्रभाव तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप पर होता ही है। हमारी मनोस्थिति कितनी भी प्रबल हो, फिर भी कहीं ना कहीं छोटा सा जो टोया होता है, जो छोटा सा डिप्रेशन होता है, जो ट्रफ होता है, वो आ ही जाता है। तो हम सब लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ता है। आप किस एज ग्रुप में हैं, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप उस एज ग्रुप में हैं जहां आप शादीशुदा हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, या आप गर्भवती हैं, या आप गर्भ धारण करने की इच्छुक हैं, तो अलग अलग मनोस्थिति होती है। जो गर्भ धारण करने के इच्छुक थे, औरतें या पति या पूरा परिवार, वो घबरा गए कि देखो एक तरफ तो हम घर पर हैं और समय है, हम अपना ध्यान रख सकते हैं, काम भी इतना नहीं करने की ज़रूरत, बाहर जाने की, धक्के खाने की, ट्रैवल करने की, कम्यूटेशन की। पर दूसरी तरफ हमें ये लग रहा था कि अगर हम गर्भवती हो गए, हम पीड़ित हो गए, तो हमारा बच्चा जो हमारी कोख में पल रहा है वो पीड़ित हो जाए, या ये गर्भ धारण करने का ही सही समय नहीं है। अच्छा, नहीं धारण करना तो हमारी तो प्लानिंग खराब हो गई। कब तक हम रुकेंगे, क्यों हम रुकेंगे, किससे राय लें और कौन सी सही राय है। फिर इसके सिवा ये भी बातचीत हुई, किसी का अगर अचानक से गर्भ धारण हो गया और वो गर्भ चाहती थी, तो वो खुश होने की बजाय डर रही हैं, मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं, क्या डॉक्टर मुझसे मिलेंगे, तो वो मुझसे जब मिलेंगे तो मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, मैं जब अस्पताल जाऊंगी, चिकित्सक के पास जाऊंगी तो सब जगह कोरोना, कहते हैं घर से बाहर ना निकलो। तो यहाँ अगर हम अस्पताल में गए, नर्सिंग होम में गए, क्लिनिक में गए, या कोई जांच कराने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं, निदान केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर गए, या किसी को हमने डायग्नोस्टिक सेंटर, निदान केंद्र से बुलाया कि आइए हमारे ये जांचें ले जाइए, खून की, पेशाब की जांच ले जाइए, तो डर लगता है। अगर किसी ने सोनोग्राफी के लिए कहा तो डर लगता था। तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि ये गर्भ जो चाह रहे थे, इसकी खुशी मनाएं कि डरे, और जो हमारे को डॉक्टरी सलाह वगैरह मिलनी चाहिए थी उसका क्या करें। और इस तरह भी हुआ कि जिन लोगों का परिवार पूर्ण था, या जो गर्भ नहीं चाह रहे थे, और अगर वो गर्भवती हो गई तो वो गर्भपात चाहती थी, वो गर्भ नहीं चाहती थी, वो सफाई कराना चाहती थी, तो डॉक्टर से कैसे मिले। और देखिए ना, गर्भ अगर नहीं चाहिए और गर्भपात कराना है तो उसके भी कोई सरकारी नियम है कि आपकी सुरक्षा अनुसार या तो इतने हफ्ते तक आप गर्भ करा सकती है, नहीं तो इसके बाद आपके शरीर को के लिए गर्भपात कराना उचित नहीं है। आप पे बहुत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। और यदि आप गर्भपात कराना चाहती हैं तो इस समय तक आप गोलियां ले सकती हैं, इसके बाद आपको सफाई ही करानी पड़ेगी। अब अगर आप डर के मारे बैठे हैं और हफ्तों हफ्तों ये लॉकडाउन चल रहा है और डॉक्टरी सलाह के आप नहीं ले रहे हैं, या कोई दवा चाहते हैं और नहीं मिल रही है, या डॉक्टर से आप मिलना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर मिलना चाहे, आप नहीं मिल रहे हैं, तो देखिए ना कैसी अजीब सी परिस्थिति हो गई। कि एक और प्रश्न उठ गया कि इस गर्भ को मैं संभालूं तो कैसे, और अगर गर्भपात कराऊं तो भी कैसे। और जो स्त्रियां पहले से ही गर्भवती थीं, उनको एक और किस्म का भय हो गया कि अब मैं अगर कहीं बाहर गई तो मुझे अगर कोरोना हो गया तो मेरे कोख में पलते हुए बच्चे को भी कोरोना हो जाएगा। इन सवालों के भी उत्तर हैं। अस्पताल खुले हैं, चिकित्सक बैठे हैं, निदान केंद्र खुले हैं, और बहुत शुरू में ही अनलॉक में भी ये सारी चीज़ें खुल गई थी। और लॉकडाउन के भी हिस्से में एसेंशियल सर्विसेज, जो आपातकालीन सर्विसेज होती हैं, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज होती है, वो सब खुल चुकी थी। ऐसा कि नहीं कि वो नहीं खुली हुई थी। तो इनके उत्तर ये कि यदि आप गर्भवती हैं तो निडर होके आप गर्भ को संभालें। कोरोना यदि आपको हुआ तो उतनी ही आपको रिस्क है, चांस है संक्रमित होने की, जितनी की बाकी सारे जनता को है। और जितना चांस आंकड़ा उनका हल्की फुल्की माइल्ड बीमारी से संक्रमित होने का है, उतना ही आपका है। ऐसा नहीं कि आप अगर गर्भवती हैं और आपको ये बीमारी हुई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। और यदि आपको ये बीमारी हो रही है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जो बीमारी हो रही है वो आपको निमोनिया ही करके देगा, आपको वेंटिलेटर पे ही डालेगा, और आपका बच्चा जो पेट में है वो भी इस दुर्घटना का शिकार होगा।
85 से 95% तक आज के दिन में चांस है कि कुछ भी आपको ऐसा ना हो जो कि आपको निमोनिया दे, आपको अस्पताल भर्ती करवाए या आपको वेंटिलेटर पर डाले। और अच्छी बातें भी तो कुछ होती होंगी ना, और वो ये है कि यदि आपको कोरोना हो जाता है तो आपके जो बच्चा है उसको इसके कीटाणु नहीं पहुंचते आपके खून से या आपके पेट में से या ओलनाल से या उसके आसपास जिस पानी में वो तैर रहा है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भी वो कोरोना से पीड़ित नहीं होता, और जैसे ही आप ठीक हो जाती हैं तो वो बच्चा आपका स्तनपान ले सकता है। और यदि आप उस वक्त प्रसूति के समय पीड़ित हैं तो बच्चा जो है वो आपसे थोड़ा दूर रखा जाता है, पर आप उसको अपना दूध पिला सकती हैं। आप दूध निकाल के अलग रख के उसको आगे देख सकती हैं। जहाँ गर्भपात की बात है, उसी तरह जिस तरह अगर आप प्रेग्नेंट होती उस समय जिस वक्त कोरोना नहीं था, तब भी आप उसी तरह बेधड़क जा सकती थी और जाके आप अपने कोरोना के समय की तरह या कोरोना से पहले के समय की तरह अपना गर्भपात करवा सकती थी। कोई भी एडिशनल रिस्क नहीं है। और जो तीसरी परिस्थिति थी कि मैं बच्चा करना चाहती हूँ तो बेधड़क करी। कुछ लोग इलाज करा रहे थे जो कि बच्चा पेट में जिनके नहीं ठहर रहा था, बांझपन का इलाज करा रहे थे, आप भी जाएं और बेधड़क कराएं। कुछ लोगों को इस इलाज में बेहोशी की ज़रूरत पड़ती, चाहे वो दूरबीन के ऑपरेशन होते, चाहे पेट काट के होते, या चाहे इनफर्टिलिटी बांझपन में टेस्ट ट्यूब बेबी में बेहोश करना होता। यदि ऐसी कोई बात है तो आज के दिन में भी ये बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ऐच्छिक यानी इलेक्टिव मन चाहे ऑपरेशन हैं जो रुक सकते हैं उनको रोका जाए और जो इमरजेंसी वाले ऑपरेशन हैं वो किए जाए। यदि आप तनावग्रस्त हैं तो पहले तो अपना ध्यान दूसरी तरफ करिए, यानी कि आप अपनी ऐसी चीज़ों में मन लगाएं जहां पर आपके इंटरेस्ट हो, आपकी हॉबीज़ हो, आपके पैशन हो, कुछ पॉजिटिव थिंग्स में। व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए और खुश रहिए। पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार लाइए, नकारात्मकता को छोड़िए, अच्छा खाना खाइए और आराम से 8 घंटे की आराम की चैन की नींद भी पाइए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आराम से सोएं और चिंतित ना हो। यदि आप तनावग्रस्त हैं तो आप अपने आप ये पता कर सकती हैं कि मैं किस बात से तनावग्रस्त हूँ। एक डायरी होती है, डायरी में हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि हमें क्या तनावग्रस्त कर रहा है, हमारे क्या विचार हैं जो हमको इतना पीड़ित करते हैं, और जब हम इनके बारे में सोचते तो मेरे शरीर में क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। और यदि मैं इस तरह ना सोचूं या मैं किसी की बात को इस तरह से रिएक्ट ना करूं तो मुझ में क्या बदलेगा, मैं किस तरह से इसको रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करूं। और यदि मैं इस तरह से अपने विचार बदलती हूँ या इस तरह से हरकतें नहीं करती हूँ, चाहे आपको लगे कि ये तो बड़ा ही मैं नहीं हूँ, मैं तो कुछ अलग ही हो गई अगर मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो फिर अगर आपको लगता है कि ये करने से मेरे शरीर को आराम है, मेरा तनाव कम हो रहा है, तो ये करिए। ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम थॉट हैंडलिंग बोलते हैं। और नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, यानी कि आपको लगे कि कोरोना मुझे हो जाएगा, उसकी बजाय आप ये कहिए मुझे क्यों कोरोना होगा, मैं मास्क पहन रही हूँ, मैं हाथ धो रही हूँ, मैं साफ़ सफाई रख रही हूँ, मैं प्रिकॉशंस कर रही हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो जो विमेन हेल्थ है उसमें मेन चीज़ ये है कि बाकी किसी तरह से तो हमें प्रभावित नहीं करी, पर जो मेन प्रभाव पड़ा वो यही पड़ा कि हमारी मनोस्थिति पे, घरेलू हिंसा पे हमारा जो काम बढ़ गया, और जो हम लोगों को स्त्रियों के विचारधारा के हिसाब से गर्भ और गर्भ के साथ जो उठे प्रश्न आए। आज कोरोना की जांच के लिए टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आप सभी जानते हैं कि एंटीजन टेस्ट है जो कि अब 2-4 घंटे में ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है, और जो RT-PCR के थ्रू
एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि 2-4 घंटे में ही रिपोर्ट आ जाती है, और जो RT-PCR का एंटीजन टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी अगले दिन तक आ ही जाती है। इससे यकीनन हमें पता चल जाता है कि हम पीड़ित हैं कि नहीं, और फिर हम लोग वो जांच कराते हैं फिर से अगर हम पीड़ित हैं कि कब हमारा ख़त्म हुआ। कोई यदि अस्पताल जाता है, भर्ती होता है किसी कारणवश, तो सरकार ने अनिवार्य बना दिया है कि हम लोग अपने जांच करवाएं कोरोना की, और अगर 2 दिन से ज़्यादा कोई रह रहा है अस्पताल में तो छूटते हुए भी एक बार कोरोना की जांच करा ली जाए। जिस तरह पहले हम लोगों का पूरा घर क्वारंटाइन हो जाता था और पूरी कॉलोनी ही हॉटस्पॉट बन जाती थी, उसकी बजाय अब अगर किसी को कोरोना है और उसके लक्षण ज़्यादा नहीं हैं तो उसको कोविड हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं करते, पर उसको कोविड हेल्पलाइन के साथ संपर्क में रहने को कहते हैं। कोविड हेल्पलाइन में डॉक्टर्स हैं, आप अपने डॉक्टर के साथ भी संपर्क रख सकते हैं। यदि लक्षण में कोई बदलाव आते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं, वो लोग भी अपने आप आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि आपके लक्षण में क्या बदलाव आए। घर पर ही माइल्ड सिम्टम्स के लिए खुद को क्वारंटीन करने की सलाह दी जाती है। दवाइयाँ भी आपको मालूम है एंटीवायरल हैं, स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप ये भी जानते हैं कि अगर हम लोगों को कोरोना है तो या नहीं है तो सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया हुआ है जिसको हमेशा ऑन रखें, और उसमें खासी बात ये है कि जो आपके आसपास के लोग हैं यदि वो संक्रमित हैं तो वो अपने आप बताएगा कि ये संक्रमित था या संक्रमित है और आपको क्या रिस्क है। आप जब कम्युनिटी प्लेसेस पे जाएं, चाहे आप अस्पताल जाएं, चाहे आप रेलवे स्टेशन जाएं, बस स्टेशन जाएं, चाहे आप एयरपोर्ट जाएं, आरोग्य सेतु और ऐप आपका हमेशा चलता होना चाहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए, एहतियात बरतने के लिए जो भी सर्वप्रथम ये है कि हम मास्क पहने जो हमारे नाक मुंह को ढके, और यदि हम छींकें या खांसें तो हम अपने मुंह के आगे कपड़ा रखें, हाथ रखें, और कुछ ना हो तो बाजू की कोनी हम रखें, और हमारे आसपास हम साफ़ सफाई रखें। अपने हाथ को धोएं, चाहे वो 20 सेकंड के लिए हल्के गुनगुने पानी से हो साबुन के साथ, या हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले जो स्क्रब्स हैं उसका इस्तेमाल करें जो सैनिटाइज़र्स हैं, या हम अपने आसपास की जो जगह है उसको, जो सरफेसेस हैं, टेबल मेज़ कुर्सी ये जो हैं, इनको साफ़ रखें। लोगों से 6 फुट की दूरी बना के रखें, और यदि हम कहीं जाएं तो भीड़ से दूर रहें, भीड़ में न जाएं, भीड़ से दूर रहें। अब आपसे अलविदा कहती हूँ, अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया, शब खैर।